जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है जीएसटी, क्योंकि पिछले कई दिनों से कई लोगों ने मुझसे ये क्वेरी करी है और इससे रिलेटेड तमाम क्वेरीज है। जैसे कि मतलब मैंने कुछ नोट कर रखी हैं कि क्या मतलब मीशो फ्लिपकार्ट पे बेचने के लिए जीएसटी ज़रूरी है, या ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए जीएसटी ज़रूरी है, जीएसटी फाइल कैसे करें, ई कॉमर्स के लिए कौन सा जीएसटी लें, और अगर जीएसटी ले भी लें तो मल्टीपल स्टेट में हम भेज सकते हैं कि नहीं। फिर उसके बाद तमाम क्वेश्चन है कि मतलब जीएसटी नंबर कैसा हो सकता है, मतलब आईजीएसटी क्या है, सीजीएसटी क्या है। एक्चुअली जीएसटी बहुत बड़ी गहराई नहीं है, बहुत सिंपल सा है, और क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको बहुत आसान बना दिया है। तो इन तमाम सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो में दूंगा, जिसमें कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देर ना करके सीधे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलते हैं और सब कुछ क्लियर करते हैं आपको हम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मीशो पे क्या हम बिना जीएसटी के बेच सकते हैं। तो देखिए, अभी तक क्या था कि मीशो पे जीएसटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अभी एक नई अपडेट आ चुकी है जिसमें कि जीएसटीएन के लिए मतलब यूआईएन नंबर ज़रूरी हो गया। मतलब इनरोलमेंट आपको करना ही करना है। अब जीएसटी भले आप 6 महीने 7 महीने बाद ले लो, लेकिन उसका इनरोलमेंट किए बगैर आप नहीं कर सकते हो कोई भी बिजनेस मीशो पे। तो इनरोलमेंट के लिए क्या करना है आपको, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इनरोलमेंट है क्या आखिर। तो चलिए आगे का प्रोसेस हम बताते हैं आपको कि जीएसटी है क्या एक्चुअल में। देखिए दोस्तों, जीएसटी का ना, जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब वस्तु एवं सेवा कर होता है। इसका मतलब एक्चुअली इस तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसको भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 को लागू किया था। इसका उद्देश्य था कि पूरे देश में एक टैक्स होना, वन नेशन वन टैक्स। और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसके पहले ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया थी। जटिल प्रक्रिया को अगर सरल भाषा में समझो तो पहले भारत में बहुत सारे टैक्स होते थे, वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, और अलग अलग स्टेट के अलग अलग टैक्स। लेकिन अब क्या हो गया, सबको हटाकर एक कॉमन कर दिया गया है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो इंटायर इंडिया के लिए सेम है। अब जीएसटी में हो क्या गया कि कैटेगरीज बन गई है। मतलब अगर कपड़े हैं तो कपड़ों पे एक टैक्स लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उनको भी एक टैक्स लगेगा, ज्वेलरी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो उनका भी कॉमन टैक्स हो जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत अब आसान हो चुकी है। आगे हम और क्लियर करते हैं इसको हम। जीएसटी के फ़ायदे क्या हैं। देखिए, पहले क्या जीएसटी बहुत जटिल प्रक्रिया थी। अब क्या कि बहुत आसान होगी, तो टैक्स में चोरी आसान होगी, और हम जैसे लोगों को, छोटे लोगों को बिजनेस करना बहुत आसान हो गया है। सामान खरीदने से लेके बेचने तक सब कुछ क्लियर है। कहाँ भी कितना जीएसटी देना है, कैसे हमें काटना, बहुत आसान हो चुका है। आगे वो भी आप समझ जाओगे। इससे पहले आप समझिए कि जीएसटी काम कैसे करता है। सपोज़ एक कंपनी है जिसने कि ये एक कप बनाया है, ठीक है, ये एक कप बनाया है कंपनी ने, और इस पर कंपनी ने मान लीजिए एक टैक्स लगा दिया है 18% का। तो जब हम खरीदेंगे उस व्यापारी से, तो हमें ये 18% टैक्स के साथ, सपोज़ हमने 100 रुपये का लिया, तो 18% के साथ ये बन गया हमारा 118 रुपये का। अब हम इसको मार्केट में बेच रहे हैं 150 रुपये का या 200 रुपये का, या 50% की मार्जिन में अगर 150 को भी बेचते हैं, तो अब हम 150 पे 18% जो कस्टमर को लगाएंगे, जो आगे हम बेचेंगे। तो पहले हमने 100 रुपये पे 18% दिया था, अब हम 150 पे 18% कस्टमर से चार्ज करेंगे। तो जो हमारा 50 रुपये का जो प्रॉफिट है, जो 50 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है हमें, फिर तो 85 का, भले हमने कस्टमर को 150 को बेचा, लेकिन ख़रीदा तो हमने 100 का था ना। तो जो 50 का प्रॉफिट हुआ, तो अब हमें जो सरकार को जीएसटी देना पड़ेगा, वो सिर्फ 50 रुपये भी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम 100 रुपये पे ऑलरेडी होल सेलर को या जिससे हमने ख़रीदा हम उसको दे चुके हैं। इसी को कहते हैं आईटीसी, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसी को बोलते हैं कि जो हम टैक्स दे चुके हैं वो अब हम टैक्स नहीं देंगे। अब हम टैक्स सिर्फ उसी पे देंगे जो हम उस प्रोडक्ट को बेच के प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो बहुत ही आसान हो चुका है। जीएसटी का फॉर्मेट क्या होता है? जीएसटी का 15 अंकों का एक डिजिट होता है, जैसे कि ये मुंबई का है, महाराष्ट्र का जीएसटी नंबर हमने ले रखा है। सबसे पहले होता है स्टार्टिंग में 2 डिजिट, 22। ये 22 क्या, महाराष्ट्र का कोड है। उसी तरह उत्तर प्रदेश का कोड क्या है, 09। उसके बाद जो ये डिजिट आते हैं यहाँ से लेके ए तक, ये होता है हमारा पैन कार्ड या कंपनी का पैन कार्ड। तो जब आप भी जीएसटी लोगे तो ये पैन कार्ड का नंबर आपका यहाँ से यहाँ तक मेंशन होगा। अगर आप यूपी से हैं तो 22 की जगह 09 होगा। और जो ये 1 है, ये 1 क्या, अगर आपकी फर्म पे एक जीएसटी है, पहला जीएसटी, तो यहाँ 1 लिख के आएगा। उसी पैन कार्ड पे आपने दूसरा जीएसटी लिया तो यहाँ पे 2 लिख के आएगा। तीसरा लेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर क्या, जेड, जेड एक डिफ़ॉल्ट अक्षर है, इसका डिटेल मुझे भी पूरा नहीं पता है। फिर 5 नंबर क्या, ये एक चेक कोड होता है जो सिस्टम द्वारा जनरेट होता है।
बात आती है जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं। एक्चुअली जीएसटी क्या व्यापार पर निर्भर करता है। सबसे पहला होता है रेगुलर जीएसटी, दूसरा होता है कंपोजिट जीएसटी। कंपोजिट जीएसटी क्या है? सपोज आपने एक परचून की दुकान खोली या ग्रोसरी की दुकान खोली, तो आप क्या हो कि आपका जो कस्टमर होगा वो आपके दायरे में होगा, मतलब शहर का ही होगा ना। आप परचून की दुकान खोल रहे हो कानपुर में, तो कोई लखनऊ से तो लेने आएगा नहीं। तो आप जो भी जीएसटी ले रहे हो लोगों से, वो कानपुर के ही लोगों से ले रहे हो, तो इसको कहते हैं कंपोजिट जीएसटी। आप लखनऊ वाले से जीएसटी नहीं ले सकते हो और आप दिल्ली वाले से जीएसटी नहीं ले सकते हो। आपको अगर इंटर स्टेट जाना है, मतलब यूपी से बाहर जाना है, तब आपको लेना पड़ेगा रेगुलर जीएसटी। अगर आपको अपने शहर में यूपी के अंदर ही बेचना है तो कंपोजिट जीएसटी से काम चल जाएगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चलन में है वो है रेगुलर जीएसटी। अब बात आती है कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो के लिए हमें कौन सा जीएसटी लेना पड़ेगा, तो भाई साहब उसके लिए नियमित व्यापारी हैं आप, तो आपको रेगुलर जीएसटी ही लेना पड़ेगा। उसके अलावा भी कई तरह के जीएसटी होते हैं। टीडीएस काटने वाली संस्था होता है तो उनके लिए टीडीएस, ये अलग अलग चीज़ें हैं, इसके बारे में जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। रेगुलर जीएसटी बात कर ले, ये किसके लिए? उन व्यापारियों के लिए जो शोरूम खोल के बैठना चाहते हैं और अपना सामान इंटर स्टेट में भी बेचना चाहते हैं। जैसे कि हम यूपी में है तो हम दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र कहीं भी अपना सामान बेच सकते हैं। हमें ऑनलाइन स्टोर खोलना है तो हमें ये ज़रूरत है। फिर रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता कब है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं सिर्फ ऑफलाइन स्टोर खोल के बैठा हूँ ऑफलाइन, तो जब तक कि मेरा टर्नओवर 20 लाख तक, यदि हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अगर 20 लाख तक मेरा टर्नओवर हो जाता है तो हमें जीएसटी लेना ज़रूरी है। अदरवाइज़ उसके नीचे हमें जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर हम सर्विसेज बेच रहे हैं तो 40 लाख का टर्नओवर ज़रूरी है। सेल पैनल क्या है कि हम कहीं भी बेच सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, अपना वेबसाइट बना के। टैक्स दर क्या है? ये अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से होती है, 5%, 15%, 18%, 28%। रिटर्न क्या है? ये बात का टॉपिक है कि हम कैसे रिटर्न फाइल करते हैं, मतलब जो भी हम टैक्स ले रहे हैं लोगों से, जीएसटी ले रहे हैं, तो हम सरकार को कैसे दें, तो उसके लिए रिटर्न फाइल करना पड़ता है। फिर हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब आईटीसी, जो हम बता चुके हैं आपको कि अगर हमने 100 रुपये की चीज़ ली और 150 की बेच रहे हैं तो 100 का जो जीएसटी हम दे चुके हैं वो हम क्रेडिट ले लेंगे और सिर्फ हम 50 के प्रॉफिट के ही जीएसटी को हम सरकार को पे करेंगे, तो उसको आईटीसी बोलते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। वो टॉपिक है हमारा अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे बेचने की अगर हम सोच रहे हैं तो भाई हमारी सेल चाहे ज़ीरो हो चाहे ना हो तो हमें जीएसटी लेना अनिवार्य है। तो मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी, क्योंकि मीशो पे क्या है कि अभी यूआईडी नंबर लेना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप एक अच्छा बिजनेस करना चाह रहे हो, सारे प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो जिसमें जीएसटी मैंडेटरी है, तो उसके लिए आपको जीएसटी लेना ज़रूरी है। क्योंकि आप बिना जीएसटी के यूआईडी नंबर से केवल वही प्रोडक्ट बेच सकते हो जिसके लिए जीएसटी की अनिवार्यता नहीं है, जैसे कि किताबें हो गई, कुछ होममेड फूड प्रोडक्ट्स हो गए। तो इस तरह की एक कैटेगरी है जो आप बिना जीएसटी के बेच सकते हो। लेकिन अगर आपको एक अच्छा बिजनेस करना है, सभी कुछ बेचना है, तो आपको जीएसटी लेना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई भी चारा नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ जहाँ अक्सर लोग फंसते हैं और मैं भी फंस चुका था कि जीएसटी के लिए क्या क्या दस्तावेज़ होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले कि पैन कार्ड, ये आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपके पास होना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी कोई कंपनी बना रहे हो तो कंपनी के नाम से पैन कार्ड होता है। दूसरा होता है आधार कार्ड, जो कि आजकल सभी के पास है, नहीं है तो 5 से 7 दिन का समय लगता है, बन जाता है आसानी से। तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है पते का प्रमाण। पते का प्रमाण, ये इसके लिए क्या चाहिए? बिजली का बिल या किरायानामा। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, किरायानामा। अब इसके बारे में डिटेल में बता दूं कि सपोज़ मैंने कोई दुकान ली किराए पे, अब उस किराए पे दुकान लेने में मुझे उस दुकान के लिए जीएसटी लेना है, तो मैं वो दुकान का जीएसटी तब तक नहीं ले सकता हूँ जब तक कि कम से कम 3 साल का एग्रीमेंट, जिसको कि किरायानामा बोलते हैं, दुकान मालिक से मैं बनवा ना लूँ। तो आज की डेट में क्या होता है ना कि लोगों के अंदर कब्ज़ेदारी का डर होता है कि कहीं यार ये मेरी दुकान में कब्ज़ा ना करके बैठ गया, तो लोग अक्सर 3-3 साल का एग्रीमेंट ना करवा के सिर्फ 11 महीने का जनरल एग्रीमेंट करवाते हैं। तो दुकान के नाम पे अगर एग्रीमेंट लेना, तो आप देखिए शॉपिंग मॉल वगैरह में दुकान खोल रहे हो या एक बड़े लेवल का स्टोर खोल रहे हो, तो जिसमें दुकानदार को भी पता है, मकान मालिक को भी पता है कि नहीं ये तो ऑलरेडी एक बिजनेसमैन है, तो वो आपको आसानी से एग्रीमेंट कर लेता है, क्योंकि वो आपका पिछला रिकॉर्ड देखता है कि हाँ आप एक बिजनेसमैन हो। लेकिन अगर आप नए उतरे हो मैदान में, तो अमूमन अक्सर
कोई भी जल्दी आपके साथ इकरारनामा या एग्रीमेंट नहीं बनवाता। इस केस में क्या होता है, बड़ा मुश्किल होता है। तो इस केस में हमने क्या करते हैं कि जो मेरा घर है, सबसे बढ़िया तरीका मैं बता रहा हूँ, जो कि मेरा घर है, हम उस घर के ही एड्रेस पे अपना जीएसटी नंबर ले लें तो बेहतर होता है। तो देखिए हमने क्या करा, शॉपिंग मॉल के अंदर अगर आप खोल रहे हो तो शॉपिंग मॉल का तो ये रूल है कि आप जिस दुकान पे किराए पे ले रहे हो तो उस दुकान पे ही आपको जीएसटी नंबर लेना है। लेकिन आप कहीं हाई स्ट्रीट में दुकान खोल के बैठो, वहाँ के हाई स्ट्रीट के लिए आपको दुकान के नाम पे जीएसटी लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि यूपी में तो बड़ा आसान है अभी। तो आप अपने नाम से अपने घर के एड्रेस पे एक जीएसटी नंबर ले सकते हो। लेकिन वहाँ भी सपोज़ आप अगर अपना जीएसटी ले रहे हो तो आपका जो बिजली का बिल है वो आपके नाम से होना चाहिए। अमूमन ये नहीं होता है, ये बिजली बिल या तो पापा के नाम से होता है या माता जी के नाम से होता है। तो इसमें क्या करना होता है कि आप माता जी के नाम से भी ले सकते हो बिल। जीएसटी नंबर नहीं लेना चाह रहे हो तो आप माता जी जिसके नाम से घर है वो आपके नाम पे एक रेंट एग्रीमेंट बनाता है, जिसको कि मैंने बोला कि अक्सर दुकान मालिक नहीं बनाता, लेकिन माँ बाप भाई बहन तो आपके साथ बना ही सकते हैं ना। तो उनके साथ एक रेंट एग्रीमेंट बनवा के आप अपने नाम पे अपने घर के एड्रेस पे जीएसटी ले सकते हो। और आज की डेट में लाखों लोगों ने अपने घर के एड्रेस पे ही जीएसटी लेके अच्छा खासा व्यापार कर रहे हैं, और मैं भी वही कर रहा हूँ। जिस पे कि जैसे कि ये मेरा जीएसटी नंबर है आइजाज कलेक्शन के नाम से, और ये जीएसटी नंबर जो है मेरी माता जी के नाम से है। दूसरा जीएसटी जिस पे कि मैं नया बिज़नेस शुरू किया वो मेरे पर्सनल नाम से है। तो मैंने भी क्या, दोनों जीएसटी अपने ही घर के एड्रेस से लिए हुए हैं, क्योंकि दुकानदार ने बोल दिया था, दुकान मालिक ने, कि भाई हम 5 साल या 3 साल का एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। फिर एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो आधार नंबर है उसके साथ मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधार का जो ओटीपी है वो मोबाइल पे जाता है। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ अगर नहीं है तो आप पहले जाके अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा लो। इसके अलावा आपका एक सेविंग बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, वो भी आप बनवा लो अगर नहीं है तो। फिर उसके बाद होता है एक व्यावसायिक प्रमाण पत्र, अगर ये है तो ठीक है, नहीं तो ये 100-150 रुपये में बन जाता है, ये भी आप बनवा सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल होता है। और तो ये प्रक्रिया करने के बाद जब आपका जीएसटी नंबर आ जाता है तो उस जीएसटी नंबर जो भी आपने फर्म सोचा, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी फर्म आप जीएसटी के लिए भरोगे, जो भी नाम आप सजेस्ट करोगे उस पर थोड़ा रिसर्च कर लेना। अक्सर लोग होता है कि कोई भी नाम रख देते हैं, मतलब ABC इंटरप्राइजेस फलाना ठिकाना, जो भी मतलब समझ में आता है यहाँ ये अच्छा है उस पर रख देते हैं। लेकिन जब भविष्य में ट्रेड मार्क लेने की बारी आती है तो पता चलता है कि इस नाम से ऑलरेडी किसी ने ट्रेड मार्क लिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मेरा हिसाब से अगर आप जीएसटी लेने जा रहे हो और कंपनी का नाम सोच रहे हो तो कंपनी का नाम सोचने से पहले इस पर एक रिसर्च कर लेना। इसका एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, जिस पे कि आपको देखना है कि उस नाम से किसी ने ट्रेडमार्क तो नहीं लिया है, क्योंकि भविष्य में आपको ट्रेडमार्क लेने की ज़रूरत पड़ेगी जब आपका टर्नओवर काफ़ी ऊंचाई पे पहुंच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें। देखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए सामने फॉर्मेट दिया हुआ है, बहुत ही आसान है, जिससे आप एक टीआरएन नंबर आसानी से ले सकते हो। इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जितनी भी ये वर्किंग है ये बहुत ही जटिल है, आसान भी है जटिल भी है। जटिल किस केस में है, वही कि आपका जो दुकान का है एग्रीमेंट है, रेंट एग्रीमेंट है, आपका पैन कार्ड का नाम है, आधार कार्ड का नाम सेम होना चाहिए, कहीं स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए, तो कुछ ना कुछ देखिए कमियां आ ही जाती हैं। उस केस में क्या होता है कि सिस्टम जल्दी ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। तो हमारा जो मानना है कि इन सब चीज़ों में ना पड़ के आजकल आसानी से तमाम दुकानें ऐसी बनी हुई हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज आपको देती हैं और 200 से 300 रुपये चार्ज लेके ये काम आपका वो खुद कर देती हैं आपसे डॉक्यूमेंट लेके। तो मेरे हिसाब से ये काम आप उनको दे दें तो बेहतर है, ताकि आप अपना जो दिमाग है वो बिजनेस में लगा सकें। यही समय बचेगा, आप प्रोडक्ट का रिसर्च करिए, सेल कैसे करना है उसका रिसर्च करिए। ये काम आप 200-300 रुपये दे के किसी भी ऑनलाइन कैफ़े से या किसी भी मतलब तमाम इस तरह के सीए होते हैं जो इस तरह की सर्विसेज देते हैं, और सीए लेना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों लेना है वो मैं आपको, चार्टर्ड अकाउंट की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टीआरएन नंबर जारी होने के बाद जो प्रक्रिया है वो थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आपने अपने घर के नाम से घर के एड्रेस से जीएसटी लिया है तो एक अधिकारियों की टीम आपके घर पे आएगी सर्वे करने। वहाँ आपके दुकान घर के आगे एक बोर्ड भी लगा होना चाहिए कि हाँ लगना चाहिए कि यहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, पहले से वहाँ प्रोडक्ट होना चाहिए,
पहले से वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, मतलब उनको लगना चाहिए कि हाँ ये एक ऑफिस है, यहाँ एक बिजनेस होना मतलब हो रहा है। अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो तो आप एक सीए ले लो। जुगाड़ हर किसी चीज़ का है, आप शॉर्टकट में समझ जाओ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो वो सब सेटलमेंट वही लोग कर देते हैं और आपको आसानी हो जाती है। आगे हम बताएंगे आपको। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि जीएसटी बिल हमें कैसे बनाना है और जीएसटी के बिल में क्या क्या ज़रूरी है। उसमें CGST SGST तमाम चीज़ें होती है। मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे जीएसटी बिल हम कैसे बनाएं, उसका रिटर्न कैसे फाइल करें। देखिए बहुत ही लंबी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत ही आसान है। तो अगला वीडियो मेरा इसी टॉपिक पे होगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।